हाय स्टूडेंट। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है नेफ्रॉन। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो वर्ड नेफ्रॉन है ये एक ग्रीक वर्ड है और जिसका मतलब है किडनी। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ कि इससे प्रीवियस जो लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था वो था यूराइनरी सिस्टम। और अगर कोई स्टूडेंट ये मेरी वीडियो डायरेक्ट देख रहा है तो मैं उसको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि इससे प्रीवियस लेक्चर जो है उसको एक दफ़ा देख ले, क्योंकि ये मेरा जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 13 है और इससे प्रीवियस जो है वो लेक्चर जो है वो 12 होगा। तो एक दफ़ा जो है वो लेक्चर ज़रूर देख ले और फिर साथ जो है इसको मिला के फिर देख लें, आपको ज़रा बेहतर क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, सबसे पहली बात ये है कि जो आपकी प्रीवियस लेक्चर था, जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी, उसके अंदर जब मैंने आपको यूराइनरी सिस्टम एक्सप्लेन किया था, जब मैंने उसके अंदर आपको ये चीज़ बताई थी, उसमें हमने जो यूराइनरी सिस्टम पढ़ा था। अब उस यूराइनरी सिस्टम में आपको एक चीज़ मैंने बताई थी कि हमारी बॉडी के अंदर पेयर ऑफ किडनी मौजूद होते हैं। स्टूडेंट, ये मेरे पास एक किडनी का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये याद रखिएगा कि ये जो इसकी आउटर साइड होती है किडनी की, इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और ये जो अंदर वाली साइड होती है इसको हम कहते हैं मेड्यूला। और यहाँ पे आपने ये याद रखना है, ये मैं कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बना रहा हूँ। ये देखिएगा, ये मेरे पास ना कुछ नेफ्रॉन है, ये यहाँ पे ये कुछ नेफ्रॉन जो मैंने बनाए हैं, इन नेफ्रॉन को हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ये जो कॉर्टेक्स के अंदर नेफ्रॉन होते हैं इनको हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, क्योंकि ये जस्ट कॉर्टेक्स के अंदर है। और अगली बात जो है ये आपने याद रखनी है कि कुछ ऐसे नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स में है लेकिन उनका जो नीचे वाला पोर्शन है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम लूप ऑफ हैनल कहते हैं। इसकी डिटेल भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि इसको लूप ऑफ हैनल क्यों कहते हैं, और इसके अंदर जो है ये इस अंदर वाली साइड पे जो है वो क्यों एंटर हो चुका है, या इसका लूप ऑफ हैनल जो है इसका साइज़ लंबा क्यों है। क्योंकि हमारे पास एक ये भी आपके पास नेफ्रॉन है और ये भी नेफ्रॉन है, इसका साइज़ छोटा है और ये जस्ट कॉर्टेक्स के अंदर है, इसका साइज़ बड़ा है और ये कॉर्टेक्स प्लस मेड्यूला के अंदर है। तो हमने इस चीज़ को भी स्टडी करना है, हमने इस चीज़ को भी देखना है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन को भी स्टडी करना है, और उसके बाद हमने दूसरा नेफ्रॉन जो हाफ जो कॉर्टेक्स के अंदर हो हाफ मेडुला के अंदर, उसको हम बोलते हैं जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। तो यहाँ पे आपको मैं ये बता दूँ कि आपको मैंने दो नेफ्रॉन का बता दिया। एक कौन से हैं जो कॉर्टेक्स के अंदर हैं जिनको हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और एक वो नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स से स्टार्ट होते हैं और मेडुला के अंदर आते हैं, उनको हम कहते हैं जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। तो ऐसे मेरे पास ये नेफ्रॉन हैं। बाकी ये सारा जो है कॉर्टेक्स, मेड्यूला, यूरेटर और हाइलस, पेल्विस और पायरामिड्स, इन तमाम चीज़ों के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो अभी जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो चीज़ क्या है, इस चीज़ को ज़रा गौर से सुनिएगा। ये जो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट एरो लगा दिया है, इस एरो का मतलब क्या है कि हम इस नेफ्रॉन को ज़रा थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं, ज़रा बाहर निकाल के। तो ये जो मेरे पास एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, जो नेफ्रॉन मैंने कहाँ से लिया है, एक किडनी के अंदर से। ओके, देखिएगा स्टूडेंट, बात इस तरह है कि जब किडनी के पास ब्लड आता है, और आप तमाम स्टूडेंट्स को पता है कि जो ब्लड लेकर आर्टरीज आती है उसको हम बोलते हैं रेनल आर्टरीज। जब रेनल आर्टरीज ब्लड लेके आएगी, वो ब्लड डिवाइड हो जाएगा पूरे किडनी के अंदर, तमाम नेफ्रॉन को मिलेगा। किसके लिए? साफ होने के लिए, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी से ब्लड आ रहा है। वो ब्लड कहाँ पे आ रहा है? आपके किडनी के अंदर। और किडनी में क्यों आ रहे हैं? क्लीन होने के लिए। और किडनी में क्लीन कौन करता है? नेफ्रॉन। अब यहाँ पे देखें, मेरे पास ये ब्लू कलर का एक नेफ्रॉन है,
ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। और अक्सर आपने देखा होगा स्पेशलाइजेशन लोग नेफ्रॉन पे करते हैं, और अक्सर आप हॉस्पिटल में देखें वहाँ पे लिखा होता है नेफ्रोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजी, एक बायोलॉजी की ब्रांच है स्पेशल मेडिकल की, उसमें एक नेफ्रॉन के ऊपर पूरी स्टडी है। वो किडनी के ऊपर रिसर्च करते हैं, क्योंकि अक्सर ये आपने एक वर्ड सुना भी होगा कि भाई किडनी फेलर्स, और हम जो है इससे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर हम किडनी के जो है डिसऑर्डर को स्टडी करेंगे कि किडनी में कौन कौन सा प्रॉब्लम आता है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से जो है हमें डायलिसिस करवानी पड़ती है, लिथोट्रिप्सी करवानी पड़ती है। तो बहरहाल मैं ये आपको बताऊं कि भाई एक शख्स जो है, आपकी एक पूरी डिपार्टमेंट, पूरी ब्रांच जो है वो नेफ्रोलॉजी जो है उसमें नेफ्रॉन की स्टडी हम करते हैं। ओके, तो जैसा कि यहाँ पे आप देख लें, मेरी बात को ज़रा गौर से सुनना है। ये जो आपकी ब्लड वेसल आ रही है, ब्लड आर्टरीज जो आ रही है, रेनल आर्टरीज जो ब्लड लेके आ रही है, ये ब्लड पूरे किडनी को डिवाइड हो जाता है और किडनी के हर नेफ्रॉन को मिलता है। अब ये देख लें, अब यहाँ से इधर इधर जितने भी पूरे किडनी में मिलियंस की तादाद में नेफ्रॉन जो होते हैं, हर नेफ्रॉन को ये मिलता है ब्लड। तो यहाँ से हम एक को जो है हम इधर लिख लेते हैं, जो एक के अंदर प्रोसेस होगा वो तमाम किडनी के अंदर वही उसी तरह होगा, सॉरी तमाम नेफ्रॉन के अंदर उसी तरह होगा किडनी के अंदर। तो हम एक की स्टडी करते हैं। स्टूडेंट देखें, आप इस चीज़ को ज़रा गौर से सुनिएगा कि मेरे पास ना सबसे पहले आपने नेफ्रॉन को लेबल करना है। ये देखें मेरे पास ना ये जो नेफ्रॉन का ये जो स्ट्रक्चर है ना गोल सा, इसको हम बोलते हैं बाउमैन कैप्सूल। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे बाउमैन कैप्सूल। और इसके बाद इससे जो नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर है ये वाला, ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। पी लिख देता हूं मैं और आगे ट्यूब्यूल, इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। और प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जो है ऐसे कन्वोल्यूटेड है और आगे ये नीचे को आ रही है। ये जो नीचे को पोर्शन आता है इसको हम बोलते हैं असेंडिंग, इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब। और अब ये नीचे से होके दोबारा से ऊपर को आता है, ये जो ऊपर को आ रहा है इसको हम बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब। और ऐसे स्टूडेंट आपने ये याद रखना है, ये जो डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब मीन के आपको पता है कि इसका फ्लो नीचे को है यहाँ से, और यहाँ से फ्लो ऊपर को है। ये जो मेरे पास डिसेंडिंग लिम्ब है और असेंडिंग लिम्ब है, मेरे पास ये जो पूरा एक लूप बन रहा है, इस लूप को हम बोलते हैं लूप ऑफ हैनल। और यहाँ पे आपको ये साथ ही नज़र आ रहा होगा कि इस जगह पे मैंने ये लिखा भी हुआ है लूप ऑफ हैनल। ये जो लूप ऑफ हैनल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया था, उस वजह से उसके नेम पे, हैनल के नेम पे हमने इसका नेम रख दिया है लूप ऑफ हैनल। और लूप ऑफ हैनल के बाद हमारे पास यही जो ट्यूब है, ये ट्यूब आगे जाके दोबारा कन्वोल्यूटेड हो जाती है। यहाँ पे इसको हमने कहा था प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, और याद रखिएगा प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नज़दीक, और प्रॉक्सिमल के बाद आगे एक ट्यूब दोबारा से स्टार्ट हो जाती है जिसको हम बोलते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल। और याद रखिएगा कि डिस्टल ट्यूब्यूल की जब हम बात करते हैं, जब भी हम डिस्टल ट्यूब्यूल्स को देखते हैं, ये दोबारा कन्वोल्यूटेड है और डिस्टल का मतलब होता है दूर। अब डिस्टल ट्यूब्यूल से नेफ्रॉन की ट्यूब एक डक्ट में ओपन हो रही है, इस डक्ट को हम नेक्स्ट नेम देते हैं। इसका नेम क्या है? इसका नेम है कलेक्टिंग डक्ट। अब आपने जिस चीज़ को देखना है, आपने क्या देखना है कि भाई कलेक्टिंग डक्ट जो है, मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। और यहाँ पे ना आपको एक और चीज़ नज़र आ रही होगी कि यहाँ पे ना मेरे पास डिफरेंट जो हैं ये आपको डक्ट्स ही हैं, लेकिन मैंने आगे स्टॉप किया है। स्टूडेंट ये याद रखिएगा कि ये मेरे पास डिफरेंट नेफ्रॉन इस डक्ट के अंदर ओपन हो रहे हैं। जिस तरह ये नेफ्रॉन इस डक्ट में है, इसी तरह इधर से मीन के हमारे पास जो है नेफ्रॉन ओपन होते जाते हैं इस डक्ट के अंदर।
और उस पूरी की पूरी डक्ट को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। और ऐसे आपने कलेक्टिंग डक्ट के बारे में भी जो है आपने देखना है और मैं आपको समझाऊंगा भी। आपने इस चीज़ को देख लिया, अब सुनिएगा, ये आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा। अब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के साथ क्या है कि मेरे पास ना ये एक ब्लड वेजल आ रही है, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया था कि जब यहाँ से ब्लड आएगा वो ब्लड डिवाइड होता है, तमाम नेफ्रॉन को थोड़ा थोड़ा दे दिया जाता है, भाई आप इनको क्लीन करें और क्लीन करके दोबारा मुझे वापस कर दें। इसका मतलब है कि जब ब्लड आया, ब्लड यहाँ से आने के बाद आगे छोटी नाली के ज़रिए जो है वो जाएगा नेफ्रॉन के पास। जिस नाली के ज़रिए आया है ब्लड नेफ्रॉन के पास उसको बोलते हैं एफरेंट आर्टीरियोल्स। आपको पता ना आयोर्टा आगे डिवाइड होती है और वो आगे आर्टीरियोल्स में डिवाइड होती है। तो ऐसे ये जो मेरे पास ब्लड वेसल है, इसको मैं लिखता हूँ एफरेंट, ए से एफरेंट आर्टीरियोल्स। एफरेंट आर्टीरियोल्स का मतलब होता है टूवर्ड्स, किसी चीज़ के पास किसी चीज़ को लेके जाना। तो ऐसे स्टूडेंट यहाँ पे सुनिएगा कि जब एफरेंट आर्टीरियोल्स के ज़रिए ब्लड आया, अब वो ब्लड ना इस बाउमैन कैप्सूल के अंदर आया है। यहाँ पे इस चीज़ को ज़रा फोकस कीजिएगा, इस चीज़ को देखिएगा। जब ब्लड इसके अंदर आया है, हम फर्ज कर लेते हैं कि वो ब्लड जो है ना वो ग्रीन कलर का था। ओके, मेरी बात को सुन लीजिएगा। फॉर एग्जांपल वो ब्लड ग्रीन कलर का था। जब वो ग्रीन कलर का ब्लड इस ग्लोमेरुलस के अंदर, ये जो मेरे पास ब्लड कैपिलरीज है ना, ये ब्लड कैपिलरीज जो एफरेंट आर्टीरियोल्स है, ये आगे आके ना स्टूडेंट ऐसे ये कन्वोलेटेड सी हो जाती है। जब ये कन्वोलेटेड होगी तो यहाँ पे काबिल गौर बात ये है कि इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं। जब आने वाला ब्लड जो है इस कन्वोलेटेड ग्लोमेरुलस जाल के अंदर से मूव करता है ना, तो रेड ब्लड सेल का साइज़ बड़ा है, वो जाल के अंदर मूव करते रहते हैं और जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो इस ग्लोमेरुलस के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, उनके ज़रिए बाहर आ जाते हैं। कैसे? जैसा कि अगर मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम समझाऊँ, उस डायग्राम से आपको ये क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट देखें, मेरे पास ना ये एक ब्लड वेजल है, ठीक है। अब इस ब्लड वेजल के अंदर मैं छोटे छोटे पोर्स बना देता हूँ। ये देखिएगा, ये छोटे छोटे पोर्स हैं और इसके अंदर यहाँ पे ये मेरे पास रेड ब्लड सेल हैं, RBCs। और इन रेड ब्लड सेल के साथ साथ इनके अंदर यहाँ पे कुछ वेस्ट भी है। ओके, अब देखें, जब ये मेरे पास ब्लड वेजल है, मेरी बात को सुनिएगा, जब इसके अंदर से रेड ब्लड सेल मूव करते हैं तो मूव करते वक्त क्या होगा कि ये जो वेस्ट है इन पोर के ज़रिए बाहर आ जाएगा। ये वेस्ट जो है इन पोर के ज़रिए बाहर आ जाएगा, क्योंकि देखें आपको पता है कि वेस्ट का साइज़ छोटा है, वो पोर से बाहर आ जाता है। रेड ब्लड सेल का साइज़ बड़ा है, वो पोर से बाहर नहीं आता, वो उसके अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको जो चीज़ बतानी थी वो क्या थी कि जब भाई ब्लड आएगा ना एफरेंट आर्टीरियोल्स के ज़रिए, तो ये अंदर से पोरस है ग्लोमेरुलस, इसके अंदर से वेस्ट बाहर निकल आएगा। मीन के वेस्ट नहीं आप उसको कह सकते, आप ये वर्ड यूज़ कर लें कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका साइज़ छोटा है, जो उन पोर्स के ज़रिए बाहर आ सकते हैं वो आ जाएंगे। जिन मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा है, जो पोर से बाहर नहीं आ सकते, वो नहीं आएंगे। तो बताने का मकसद ये है कि जो ब्लड आया था उसके अंदर जो स्मॉल साइज़ के मॉलिक्यूल थे वो पोर से निकल गए हैं, और जो लार्ज साइज़ के मॉलिक्यूल हैं वो उन ग्लोमेरुलस अंदर के अंदर ही रहे और वो ब्लड दोबारा वापस चला गया। जिस नाली के ज़रिए गया है उसको बोलते हैं इफरेंट आर्टीरियोल्स। एफरेंट आर्टीरियोल्स का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ लेके आना, और इफरेंट आर्टीरियोल्स का मतलब होता है किसी चीज़ से किसी चीज़ को दूर लेकर जाना। और यहाँ पे E, A से मैं जो है इसको डिनोट कर रहा हूँ, और ऐसे आपको इस चीज़ के बारे में वाज़े जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, अब फिर यहाँ पे मुझे एक चीज़ लिखने दीजिए, और वो चीज़ मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ कि मेरे पास ये जो अंदर इसके गुच्छा सा है, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, और ये जो आप ये भी कह सकते हैं क्लस्टर ऑफ ब्लड वेसल, क्लस्टर ऑफ ब्लड वेसल। ओके,
तो मेरे पास दूसरा कौन सा है, दूसरा ये जो है मेरे पास बाहर वाला एरिया जिसको हम बाउमैन कैप्सूल कहते हैं, इसको मैंने इस साइड पे लेबल कर लिया है, इसलिए यहाँ पे मैं इसको नहीं लिख रहा। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे ना आपको मैंने पहला स्टेप अभी नेफ्रॉन का बताया है जिसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। मेरे पास ब्लड आया, जब वो ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर से मूव किया, जिन मॉलिक्यूल का साइज छोटा था वो पोर्स के जरिए बाहर आ गए और यहाँ से उनको मैंने लेबल किया है ब्लैक कलर से। ओके, अब होता क्या है स्टूडेंट कि नेक्स्ट क्या होगा, ये जो ब्लैक कलर वाला आपको मटेरियल है ना, इसको हम यहाँ पे नेम देंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ये भी याद रखिएगा, शाबाश। इसको अभी हम जो नेम देंगे वो नेम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जी। अब क्या होगा कि मेरे पास ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है ना, जब ये इस ट्यूब के अंदर मूव करेगा, तो आपको मैंने ये थोड़ी देर पहले इस ट्यूब का नेम भी बताया है कि इस ट्यूब का नेम बेसिकली है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब ही नज़दीक होता है। अब ये जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है ना, इसके अंदर ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट मूव कर रहा है, उसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि उस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर क्या क्या चीज़ होगी। उसके अंदर स्टूडेंट क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर यूरिया होता है। इस यूरिया के साथ साथ अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। अमाइनो एसिड्स के साथ साथ वाटर की काफ़ी अमाउंट मौजूद होती है। इसके साथ साथ इसके अंदर जो है ग्लूकोज की काफ़ी अमाउंट होती है। ग्लूकोज के अलावा कुछ और आयन भी मौजूद हैं जो इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर मौजूद होते हैं। स्टूडेंट, अब क्या होना है कि जब वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है ना, जब इसके अंदर मूव करता है इस प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर, तो यहाँ से उन काम की चीज़ों की दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन की जाती है। किसके अंदर? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर। एमसीक्यू याद रखिएगा, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, इसके अलावा स्मॉल साइज ऑफ फैटी एसिड्स, इसके अलावा कुछ और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, और थोड़ी सी अमाउंट में यूरिया भी। ठीक है, देखिए असल में हमने ब्लड से बेसिकली निकालना क्या है, यूरिया। लेकिन यूरिया के साथ वो मॉलिक्यूल जिनका साइज उसके साथ मिलता जुलता है वो भी फिल्ट्रेट हो चुके थे, वो भी फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में बाहर आ चुके थे। लेकिन दोबारा से हम यहाँ पे जब वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर मूव करता है तो इन तमाम चीज़ों की दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है बॉडी के अंदर। जब इन तमाम चीज़ों की दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन होती है तो हमारे पास नेफ्रॉन का सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। ठीक है, पहला फिल्ट्रेशन था, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन था। अब यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो ही वो मेरे पास जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, जब वो नीचे को आएगा ना, इस लूप ऑफ हैनल की तरफ मूव करेगा, तो याद रखिएगा कि इसके अंदर से मैक्सिमम जो है वो वाटर को ऑब्जॉर्व करने की कोशिश की जाएगी। किसमें? डिसेंडिंग लिम्ब में। स्टूडेंट यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो मेरे पास लूप ऑफ हैनल है ना, ऊपर से काफ़ी थिक है और नीचे से काफ़ी थिन है। यहाँ पे ये काफ़ी थिन का क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम वाटर को ऑब्जॉर्व कर लिया जाए। क्योंकि आपको ये पता है, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि भाई जितना लूप ऑफ हैनल का साइज ज़्यादा होगा, वाटर की अब्जॉर्प्शन उतनी ज़्यादा होगी। तो हमारी बॉडी में 99.9% जो है वो वाटर को ऑब्जॉर्व करने की या कंजर्व करने की एबिलिटी मौजूद है। हमेशा याद रखिएगा कि ये जो जैक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं, इनका ये जो लूप ऑफ हैनल लंबे साइज का होता है क्योंकि इसमें वाटर की ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्प्शन की जाती है। क्यों? जब आपकी बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम हो, जिसको हम कहते हैं हाइपो ऑस्मोटिक कंडीशन। हाइपो मीन कम, ऑस्मोटिक मीन वाटर। ठीक है, उस केस में हमारी बॉडी को जो है वो पानी की ज़रा ज़रूरत है। हम कोशिश करते हैं कि यूराइन के ज़रिए पानी को कम से कम रिलीज़ करें। और जब स्टूडेंट हमारे पास
वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है तो हम डाइल्यूट यूरिन पैदा करते हैं ताकि हमारी बॉडी से वाटर रिलीज हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी वाटर जो है वो बॉडी में काफ़ी मौजूद है। अब यहाँ पे सुनिएगा, ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ फैनल है ना, इसके अंदर पानी की अब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आपकी बुक में भी मौजूद है जी, सिक्रीशन। तीसरा स्टेप जो नेफ्रॉन का मेन काम है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि भाई आपका जो लूप ऑफ फैनल है ना, इसके अंदर हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन की जाती है। लूप ऑफ फैनल के अंदर हाइड्रोजन आयन की जो है सिक्रीशन की जाती है। जब हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन की जाएगी लूप ऑफ फैनल में, उसका बेनिफिट क्या है, उसका फ़ायदा क्या है कि भाई लूप ऑफ फैनल के अंदर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आ रहा है उसकी पीएच को मेंटेन किया जाए, क्योंकि अगर वो बेसिक है तो आपको पता है कि जब हाइड्रोजन आयन ज़्यादा रिलीज होंगे तो उसको न्यूट्रल के नज़दीक लाने की कोशिश की जाती है ताकि उसकी पीएच मेंटेन रहे और ऐसे जो है आपके लूप ऑफ फैनल को भी जो है वो नुकसान ना हो। तो ये जो आपके पास डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब है, इस सारे को हम बोलते हैं लूप ऑफ फैनल। अब स्टूडेंट अगली बात जो है वो याद रखिएगा कि मेरे पास ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, जब ये नीचे को आता है, नीचे से जब ये दोबारा ऊपर को जाएगा ना, तो ऊपर को यहाँ पे असेंडिंग लिम्ब में ये दोबारा से यहाँ पे देखें, ये बिल्कुल बारीक था। बारीक इसलिए होता है ताकि मैक्सिमम वाटर को ऑब्जर्व किया जाए, ठीक है। जितना थिन और जितना लंबा होगा वाटर की कंसंट्रेशन उतनी ही ज़्यादा जो है ऑब्जर्व होगी। बल्कि आपकी बुक में एक कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन की बात भी की होगी कि भाई आप जो कंसंट्रेटेड यूरिन है वो कैसे पैदा किया जाता है, तो उसमें भी ये पॉइंट लिखा जा सकता है कि भाई जितना लूप ऑफ फैनल का साइज़ बड़ा होगा, जितना लूप ऑफ फैनल थिन होगा, उतना ही जो है आपका जो यूरिन है वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा, मीन कि उसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम से कम होगी। अब स्टूडेंट आपको मैं ये बताऊं कि जब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है असेंडिंग लिम्ब में ऊपर को मूव करता है ना, ऊपर को जब मूव करेगा तो यहाँ पे ना एक हार्मोन आकर काम करता है जिसको हम बोलते हैं एल्डोस्टेरोन, ठीक है। आपको यहाँ पे ये चीज़ मैं बताता जाऊं कि जब भी आप किडनी को देखते हैं ना, किडनी की ऊपर वाली सरफेस के ऊपर, यहाँ पे किडनी के इस सरफेस पे ना एक होता है जिसको हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। अब इस एड्रिनल ग्लैंड के आगे डिफरेंट पार्ट हैं। इसका एक रीजन है जिसको कहते हैं कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है, क्योंकि ये बाहर वाले रीजन को वैसे भी हम कॉर्टेक्स कहते हैं, तो इसके साथ जो रीजन अटैच होता है उसको एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स से एक हार्मोन रिलीज होता है, उसका मैंने नेम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको हम कहते हैं एल्डोस्टेरोन। स्टूडेंट एल्डोस्टेरोन क्या करता है कि असेंडिंग लिम्ब में आएगा और आके ना इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से सोडियम आयन को रिलीज करवाता है। मीन के बाहर वाली साइड पे सोडियम आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। अब मेरी बात को यहाँ पे आप तमाम ने ये जहन में रखना है कि जब भाई असेंडिंग लिम्ब में हार्मोन लगा के, एनर्जी लगा के जब सोडियम आयन बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ पे ज़रा आप, अगर मैं रेड कलर वाले जो हैं ये सोडियम आयन शो करता हूँ, तो देखें मेरे पास ये बाहर वाली साइड पे जो है सोडियम आयन हैं, और जूं जूं आप लूप ऑफ फैनल की तरफ जाना है ना, सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है। इस साइड पे भी सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ती जाती है। इसके अलावा यहाँ पे पोटाशियम और कुछ यूरिया भी मौजूद होता है। असल में क्वेश्चन ये है कि ये यूरिया या पोटाशियम या सोडियम आयन यहाँ पे क्यों ज़्यादा होते हैं या उनकी तादाद को क्यों बढ़ाया जाता है, इसी चीज़ को मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। इसको स्टूडेंट यहाँ पे आपने ये जहन में रखना है कि जब भी आप एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं ना, हम इसको ना कुछ पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। मेरे पास फॉर एग्जांपल कि ये एक पार्ट है, इसके बाद ये एक नेक्स्ट पार्ट है, और इसके बाद यहाँ पे एक नेक्स्ट पार्ट है। जब भी हम इसको देखते हैं ना, तो यहाँ पे मेरे पास जो बाहर वाली साइड पे, मीन के इस ट्यूब के बाहर वाली साइड पे सल्यूट की कंसंट्रेशन काफ़ी हाई है। इसके अगले रीजन में सल्यूट की कंसंट्रेशन और ज़्यादा हाई है। इसके अगले रीजन में सल्यूट की कंसंट्रेशन और ज़्यादा हाई है। क्वेश्चन ये है कि ये बाहर जो है मोर सल्यूटेड कंसंट्रेशन क्यों है?
क्योंकि बाहर जितनी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी अंदर से ज़्यादा वाटर जो है वो बाहर आता है। तो ऐसे अब मेरी बात को यहाँ पे देखना है कि भाई अंदर से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो नीचे को मूव कर रहा है, और बाहर वाले इन्वायरमेंट में जो जो नीचे को आप बात करते हैं तो एरिया जो है वो मोर कंसंट्रेटेड हो रहा है। अंदर से पानी जो है वो बाहर को आता जाता है। आपको पता है कि वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ आएगा, बाहर मोर कंसंट्रेटेड इन्वायरमेंट है, और इसी पॉइंट को, इसी को ही हम बोलते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। काउंटर का मतलब होता है ऑपोजिट, करंट का मतलब होता है फ्लो, मल्टीप्लायर का मतलब होता है उसकी दुगना तिगना, जितना ज़्यादा कर लो। तो मेरे पास जो है जब यहाँ पे जो फ्लो कर रहा होता है आपका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, उसके ऑपोजिट जो है जो सल्यूट की कंसंट्रेशन है वो मल्टीप्लाई होती जाती है। जो सल्यूट की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई होती जाएगी तो अंदर से वाटर जो है वो बाहर को निकलता जाता है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है, आपको मैं ये बता दूं कि नेफ्रॉन में जो वाटर की अब्जॉर्प्शन है ना, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि स्टूडेंट आपको इस चीज़ का शायद अंदाज़ा ना हो कि अगर हमारे ब्लड के अंदर से वाटर निकलता है, हमारे नेफ्रॉन पानी को अब्जॉर्ब नहीं करते, तो हमें हर 2 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद डिहाइड्रेशन हो जाए, हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाए। लेकिन यह है कि हम एक दफ़ा पानी पी लें, हमारी बॉडी में वाटर इतना रिलीज़ नहीं होता। बल्कि आपने देखा होगा कि फास्ट की कंडीशन में या मोस्टली गर्मियों में जो है आपके यूरिन का कलर जो है वो मोस्टली होता है येलो, क्योंकि उसके अंदर यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वाटर को रीअब्जॉर्व कर लेती है, क्योंकि आपकी बॉडी को वाटर की ज़रूरत है। क्योंकि वाटर जो है वो आपकी बॉडी से परस्पायर भी हो रहा है, बॉडी में ऑलरेडी पानी की कमी है, तो इसलिए यूरिन के अंदर से, यूरिन जो है उसके अंदर से पानी जो है वो मैक्सिमम अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट आपने जो है ये मेरी बात को नेक्स्ट आप सुनिएगा कि ये जो मेरे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था, अब यहाँ पे आके ना तकरीबन वो यूरिन की फॉर्म इख्तियार कर चुका है, ठीक है। लेकिन उसमें अभी भी एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है, वो कौन सी? वाटर। अभी वाटर को मज़ीद ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब मेरी बात को यहाँ पे आपने जो चीज़ देखनी है वो क्या है, जिस तरह यहाँ से ब्लड से निकला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, उसके अंदर से रीअब्जॉर्प्शन हुई, सिक्रीशन हुई, वाटर की कंसंट्रेशन को ऑब्जर्व किया, वो चला गया कलेक्टिंग डक्ट में। इसी तरह इधर से नेफ्रॉन ने भी उसमें डाल दिया, इधर से नेफ्रॉन ने भी, इधर से भी नेफ्रॉन ने। मीन कि ये जितने भी नेफ्रॉन है ना, ये तमाम के तमाम नेफ्रॉन इसको इस ट्यूब के अंदर डाल देते हैं। इस ट्यूब को हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ओके, अब देखिएगा, अब मेरे पास ना कलेक्टिंग डक्ट में ये सारे का सारा जो है यूरिन इकट्ठा हो चुका है। स्टूडेंट, अब आपने ये देखना है कि अब अगर आपकी बॉडी को वाटर की मज़ीद ज़रूरत है, मीन कि आप फास्ट की कंडीशन में है या मतलब कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा कि आपके ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड है जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। अब चैप्टर जो आपका कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है उसमें मैं आपको बताऊंगा पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 लोब हैं, ठीक है, पोस्टीरियर, मीडियन और जो है एक मेरे जहन में नहीं आ रहा, एंटीरियर। ओके, तो उसमें से जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब होता है ना, वो एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसको बोलते हैं ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। स्टूडेंट, आपके ब्रेन से ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होता है। आपको पता है कि ब्लड के जरिए ये बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाते हैं। अब ये क्या होगा कि ये जो ADH है ना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये क्या करेगा कि आपकी बॉडी से रिलीज होगा ब्रेन से, और आपके किडनी के अंदर कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आकर काम करेगा। ये क्या करेगा कि ये जो कलेक्टिंग डक्ट की मेम्ब्रेन है ना, आप ये कह सकते हैं कि इसमें स्पेशल किस्म के पोर ओपन कर देगा जो वाटर को ऑब्जर्व करते हैं, जिसको हम एक्वा पोर भी कहते हैं। उनको जब ओपन करेगा तो उससे वाटर को मज़ीद ऑब्जर्व कर लिया जाता है आपकी बॉडी से। अब यहाँ पे देखें, मीन के जगह जगह पे पानी को काफ़ी ऑब्जर्व किया और यहाँ पे आकर आपकी बॉडी के अंदर जो है काफ़ी कंसंट्रेटेड यूरिन बन चुका है। अब मैं यहाँ पे आपको ये समझा दूँ कि मेरे पास क्या हुआ कि भाई इधर वाले नेफ्रॉन ने भी इसी तरह कलेक्टिंग डक्ट के ज़रिए ना तमाम के तमाम नेफ्रॉन ने जो है यूरिन को प्रोड्यूस किया, और वो यूरिन जो है वो सारे का सारा पूरे किडनी से जो है वो इकट्ठा हुआ, और इकट्ठा होने के बाद एक स्ट्रक्चर के अंदर ओपन हुआ है जिसको हम बोलते हैं रेनल पेल्वस।
और यहाँ पे इसको मैं लिख भी देता हूँ कि इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेनल पेल्वस, और मेरे पास ये रेनल पेल्वस है। और पेल्वस का मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेल्वस का मतलब होता है कीफ। किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ जो ओपन होती है, अक्सर आपने देखा होगा गाड़ी में या मोटर बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए आप एक कीफ को रखते हैं, उसके अंदर पेट्रोल डालते हैं ताकि वो उसके अंदर इजीली एंटर हो जाए। अगर आपको कभी एक्सपीरियंस हुआ हो, आपने इस तरह का जो है वो स्ट्रक्चर कभी देखा हो, वो कीफ होती है, उसके अंदर आप डालते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो है ये कीफ की तरह काम करता है। पूरे किडनी से यूरिन इकट्ठा होता है, वो यूरिन इकट्ठा होके आगे आपको पता है कि यूरेटर के जरिए आगे एक स्ट्रक्चर में जाके स्टोर होता रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूराइनरी ब्लैडर। तो ये मेरे पास बहुत ही सिंपल सा और आसान सा टॉपिक था जिसके अंदर मैंने आपको नेफ्रॉन के बारे में बताया, और नेफ्रॉन के तमाम पॉइंट्स को मैंने आपको बता दिया। काउंटर करंट मल्टीप्लायर को मैंने बताया क्या होता है, यूरिन को कंसंट्रेटेड कैसे किया जाता है, हार्मोन के जरिए कैसे किया जाता है, बाहर वाली साइड पे जो फ्लूइड है उसको मोर कंसंट्रेटेड करके कैसे किया जाता है। तो ये आज का हमारा बहुत सिंपल सा और आसान सा स्टूडेंट टॉपिक था। हम जो है इस तमाम पॉइंट्स को हमने देखा। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक और बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा कि आपके किडनी काम क्यों नहीं करते या उनकी क्या वजह है। हम अपने यहाँ पे लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।